कि बड़ा बेदर्दी है रात दिन सताए हाय। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है रात दिन सताए हाय। धड़कन का राग है इश्क इश्क पानी में आग है। इश्क इश्क आँखों की प्यास है। इश्क इश्क लब की तलाश है। इश्क इश्क सबसों की तान है। इश्क इश्क ने ये जिस्म जान है। इश्क 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 बड़ा बेदर्दी है रात दिन सताए आए। रात दिन सताए आए। दर्द दिल भी बढ़ाए मर भी न पाए। कस्मों की डोर है इश्क इस रस्मों की डोर है। इश्क इश्क। जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम देखते हैं एनसीएफ 2005। इस पॉइंट में हम इस वीडियो में एनसीएफ 2005 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर तो मैं कह सकता हूँ सीटेट में इससे बाहर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ उठता है एनसीएफ 2005। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 पहली बात उठती ये है क्या, ये बताओ। तो यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। बालकों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, इसके बारे में इस एनसीएफ 2005 के में बताया गया है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हालांकि ये क्वेश्चन तो यूपी टेट का है, तो सीटेट में वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन देख लेते हैं अपने तरफ से। हम किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं जहाँ से हमको जो है पॉसिबिलिटी बनती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका कभी कभी पूछा जाता है कि इसका अनुवाद या यह किस में दी गई है एनसीएफ 2005। तो अगर अनुवाद की बात करोगे तो सभी जितनी संविधान की भाषा है सभी भाषाओं में किया गया है। और इसका अनुवाद जो है हिंदी भाषा के 8वें अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और इसको पूरा किसने किया था तो एनसीईआरटी द्वारा इसको पूरा किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो प्रोफेसर यशपाल जी। एनसीएफ की रूपरेखा कैसी है, रूपरेखा देखते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि हर चीज़ जो भी हो भैया ज्ञान ज्ञान कहते कहते बच्चों को इतना ज्ञान ला दो समझ ही नहीं पाए कि अब क्या किया जाए। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो बाहरी जीवन से संबंधित हो। ऐसा नहीं ज्ञान होना चाहिए केवल स्कूल में ही पढ़े रहो और स्कूल का स्कूल में ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बचपन में कहानी हमारे दादा दादी दीदी ये सब सुनाते थे, आज उसका सेंस पता चलता और उसका यूज भी हमको दिखता है। तो बचपन में जो कहानी सुनाई जाती है उसका यूज अब दिखता, अभी पता नहीं कितने लोगों को दिखता होगा नहीं तो आभास करोगे सारी जो कहानी सुने थे बचपन में उसका यूज अभी दिखता है। तो इसी प्रकार कहा गया कि ज्ञान के जो स्कूल के बाहर शिक्षा है ज्ञान उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे बच्चा अगर मार्केट जाए तो उसमें गणित का यूज कर ले, ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड भी हमने बताया है। तो रटन प्रणाली अगर कहीं पे मिल जाए कहीं दिख जाए उसको देखते ही आंसर गलत काटना। और क्योंकि इसका यह जो एक निगेटिव होता है, एनसीएफ कहता है कि बच्चों को जो रटन प्रणाली पर नहीं रखना चाहिए, यानी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। हालांकि छोटे क्लासों में 1-2 क्लास में तो होता है कि बच्चों को रटाया जाता है 1 2 3 मतलब 100 तक गिनती, छोटा बड़ा पहाड़ा ये तो किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी पाठ्यचर्या कैसी हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, तब कैसी हो, बाल केंद्रित हो, यानी बालक के क्षमता के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा छोटा सा है उसको बड़ी क्लास का बुक पढ़ाने लगो, वो बेचारा वैसे ही पागल हो जाएगा। हर व्यक्ति के सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। तो बाल यानी बालक के लिए है तो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक
केंद्रित शिक्षा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो भी शिक्षा दी जाए ऐसी हो उसको विभिन्न गतिविधियों से जोड़ के बताया जाए, जोड़ के पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं हो कि 2 दूना 4 बस ऐसे रटते जाओ। 3 इडियट मूवी आप सभी लोग देखेंगे, उसमें कहता हूँ तो उसमें जो है मिस प्रिंटिंग कर देता है और वो पढ़ने वाला बंदा होता है केवल पढ़ता ही रहता है। तो इसमें जो भी पढ़ाया जाए, एनसीएफ कहता है विद्यालय में जो भी शिक्षा दी जाए उसके विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसको हर प्रकार से जो है बताया जाए बच्चों को। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। एनसीएफ यह कहता है कि जो बालक हैं कैसे तैयार किए जाएं, तो हमारे परम गुरु जो हैं श्री, उनको जितना भी धन्यवाद कहूँ कम है, खान सर, और एक हमारे फेवरेट गुरु हैं जो टीचिंग लाइन के मास्टर हैं श्री सचिन सर, और एक विकास देवी कीर्ति सर हमारे परम पूज्य हैं। इन तीनों सर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और इनकी तरह बनने की मेरी जो है चॉइस है। और मैं अपना टाइटल भी लगाया हूँ विजय सर और ब्रैकेट में यूपी के खान सर। तो खान सर की ही तरह ही हमको भी बनना है। बिहार के खान सर हैं और हमको यूपी के खान सर बनना है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, यानी ऐसा बालक तैयार किया जाए जो अपने राष्ट्र के हित में हो। ऐसा ना हो कि राष्ट्र के विरोधी हो। अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति है, अगर वह अपने परिवार के समक्ष अपने परिवार के मेल जोल में रहेगा तो परिवार अच्छे से चलेगा, और परिवार में वही कोई भड़काऊ मिल जाता तो ये अलगाव भावना हो जाती है। तो एनसीएफ यही कहता है कि जो बालक पढ़ने जाए उसको राष्ट्रहित से संबंधित जो है आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है, तो बिना भार के अधिगम, यानी और इसको इंग्लिश में कहेंगे लर्निंग विदाउट, यहाँ पे डूइंग नहीं रहेगा, लर्निंग विदाउट डूइंग, ठीक, लर्निंग विदाउट, बिना भार के अधिगम। यहाँ पे लर्निंग विदाउट क्या रहेगा, बर्डन मतलब भार होता है, बिना दबाव के ये होता है, ये गलत लिखा है। तो एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। और अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 को, वही अभी हमने जो बता दिया, एनसीईआरटी द्वारा इसको पूरा किया गया और उसके अध्यक्ष निर्देशन कौन किए थे, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुआ था। एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है, तो आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करना एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव देखते हैं। बालक को सक्रिय मानना, हालांकि पहले मनोवैज्ञानिक जो होते थे बालक को निष्क्रिय मानते थे, गोरा कागज मानते थे, हालांकि अब आपको ऐसा मानना नहीं है। एनसीएफ पहले मानता था कि जो है बच्चे गोरा कागज होते हैं और वो स्कूल में आते टीचर को जो मर्जी होता है उस प्रकार से उस पर क्या करता है, लिखता है। जबकि अब जो है अगर नोम चोम्स्की महोदय का सुनोगे तो नोम चोम्स्की महोदय ने यहाँ तक कहा कि बच्चों के अंदर एक लैड डिवाइस पाई जाती है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिसके द्वारा बच्चे जो है अपनी मातृभाषा को लेकर ही स्कूल में आते हैं। तो आपको गोरा कागज नहीं मानना है, तो बालक को सक्रिय मानना है कि बालक सक्रिय होता है, हर काम कर सकता है, आप उसमें केवल सहायता करते हो बस। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ कहता है सीखना एक प्रकार की सामाजिक व सक्रिय गतिविधि है। आप निष्क्रिय रूप से कोई भी कार्य कोई भी काम सीख नहीं सकते हो। अगर ये आप वीडियो पढ़ रहे हो तो इसमें सक्रिय हो गए, इस पॉइंट को नोट कर रहे होगे या फिर इसको घूम के टहल के पढ़ रहे होगे तो आपके समझ में आएगा। आप कहोगे रजाई में अंदर होके हम इसको पढ़ें, तो आप देखना उतना आपको समझ में नहीं आएगा, केवल 1-2% आएगा। तो एनसीएफ भी कहता है सीखना क्या है, एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को या किसी भी बालक को यांत्रिकता कोई भी बार बार चीज़ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे हम ही आपको जो है बार बार यही चीज़ें बताते रहें तो आप भी बोर हो जाओगे और समझ नहीं पाओगे ये क्या मतलब चूतियापंथी है, ये टीचर गड़बड़ है, इस टीचर को बदलते हैं। जबकि एनसीएफ क्या कहता है कि सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ाओ, बार बार उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, सीखने के यहाँ पे रहेगा, सीखने के डर को अनुशासन की जगह
आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, क्योंकि वही बच्चा सीख सकता है जो आनंद और संतोष से होता है। यानी आनंद और संतुष्ट बालक है तो वह अच्छी तरह से सीखता है। डर से आप किसी को भी जो है दबाव में काम करा सकते हो, लेकिन वो कभी सीख नहीं सकता है। एनसीएफ यही कहता है कि डर और अनुशासन की जगह आप आनंद एवं संतोष से जोड़िए। आप हमारे क्लास एक दिन क्लास में बैठेंगे ना, इतना एंजॉय से पढ़ाते हैं कि आप क्या ही बताएं। अब उसको हम यूट्यूब पे नहीं मतलब कर सकते, नहीं तो करते तो अच्छा रहता। ठीक है, बाकी कोई नहीं। अगला पॉइंट है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। इसमें क्या है कि बालक को घर में, समुदाय में सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो मातृभाषा होती है उसको सम्मान दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई बालक इंग्लिश मीडियम में चला गया और वह हिंदी मीडियम का बच्चा है तो आप टीचर हो उसको गाली दे दो, खड़ा कर दो, उसके जो है अभद्र व्यवहार करो। ऐसा नहीं करना है। एनसीएफ कहता है कि उसकी जो मातृभाषा है उसको जो है आपको बढ़ावा देना है, उससे आप पॉजिटिविटी ही क्लास में फैलेगी। जितने बालक होंगे सब आपस में इंटरेक्ट, यानी जो कोई भी चीज़ अध्ययन किया जाता है आपस में इंटरेक्ट करके सीखा जाता है। इसीलिए कहते हैं एनसीएफ 2005 की, जो बच्चों का स्कूल और घर, समुदाय सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी मातृभाषा को क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए। अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। क्योंकि देखो, अगर आप बचपन में मातृभाषा आपकी हिंदी है, आपको इंग्लिश में बैठा दिया जाए 2-3 साल तो तुम्हारा सर चक्कर काटेगा। ऐसे मैं इंटर पास किया हिंदी मीडियम से और बीएससी करने गया तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश था। मैं तो 1 साल समझ ही नहीं पाया मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और दूसरा साल तो उसको समझने में गया और तीसरा साल मेरा गया उसको पढ़ने में। मतलब मैंने 3 साल में केवल लास्ट में मन से पढ़ा था, बाकी मेरा तो समझो समझने और देखने में ही चला गया था। हालांकि मेहनत बहुत किया था तो सफलता भी मिली थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि कैसी होनी चाहिए, भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान इसमें माना गया है। यानी चिंतन से परिपूर्ण हो, तार्किक हो, अमूर्त वस्तुओं पर भी आधारित। अमूर्त से यहाँ पे मूर्त कर लेंगे, प्राथमिक स्तर पर जो है मूर्त रूप से पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है, बहुभाषिकता कक्षा शिक्षण की 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। इसमें जो है त्रिभाषा क्या हो जाएगा, एक मातृभाषा हो जाएगा, एक इंग्लिश हो जाएगा, एक और कोई भी भाषा हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा जाता है त्रिभाषा सूत्र की वकालत कौन करता है, तो एनसीएफ 2005 कहता है। और जो है 1 से 5 तक तो जरूर अवश्य उसकी शिक्षा जो उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। और इसको गांधी जी भी कहते हैं कि जो है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। एनसीएफ रचना आकलन और मूल्यांकन के बारे में क्या कहता है, तो कहते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। आकलन 2 प्रकार के होता है, एक रचनात्मक आकलन, एक होता है निदानात्मक आकलन। जो रचनात्मक आकलन होता है और रचनात्मक आकलन क्या होता है, यानी रचनात्मकता से संबंधित आकलन किया जाता है, वह रचनात्मक आकलन होता है। इसमें जो है बच्चों को रचना, जैसे कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, बच्चा जिसमें भी इंटरेस्ट कर रहा है उस टाइप से उसका जो है आकलन किया जाना चाहिए। और निदानात्मक आकलन क्या है, जहाँ पे जो है निदानात्मक के रूप में उसका आकलन करना चाहिए। यहाँ पे यानी जहाँ पे बच्चे की गड़बड़ी हो रही है उसका निदान करिए, ना ही उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आकलन करते रहे आप, और जहाँ देखो गड़बड़ी बच्चे में पाई जा रही है उसको निदान के रूप में आप आकलन करना चाहिए। क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है 10th की जो बोर्ड की परीक्षा होती थी उसको ऐच्छिक माना है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी बच्चों को हर सब चीज़ जो है ज्ञान के रूप में नहीं देना है, ये पढ़ लो ये तुम्हारे ज्ञान के लिए है। सब चीज़ उसको इंजॉय से पढ़ाना है। अब तो फैशन चल गया, गाना गा के पढ़ाओ, नाच के पढ़ाओ ये सब फैशन चल गया, क्या करें। यानी ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में लो तो सही है और पॉजिटिव वे में ही लेकर पढ़ो तो अच्छी है। तो किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यह कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है। आगे है सभी विद्यार्थियों समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण क्या होता है, तो वह वातावरण जिसमें विकलांग बालक, श्रेष्ठ बालक और कमजोर बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक
ये सारे बालक जिसमें एक साथ पढ़ते हों उसको हम समावेशी वातावरण कहते हैं। तो इसमें किसी भी बालक को अगर कोई विकलांग या अपंगता या कोई मूक या मूक बधिर ऐसा बालक आता है उसको उसके प्रति भी आपको समान व्यवहार करना है, उसके प्रति भेदभाव आपको नहीं करना, ये एनसीएफ बताता है, कहता है। और बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? चौमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। ऐसी पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए केवल ज्ञान को पढ़ाया जाए या फिर केवल फिजिकल रूप से जो उसको बढ़ाया जाए। आपको फिजिकल रूप से, संवेग रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से, इमोशन रूप से, सभी रूप से बालकों को क्या करना है? पढ़ाना है, ताकि किसी एक चीज़ का विकास ना हो, सभी चीज़ का विकास हो। तभी बालक जो है परिपक्व हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, अपने परिवार के प्रति जो है दयालु हो सकता है, प्रेम भाव रख सकता है। नहीं तो वह कठोर हो जाएगा। राष्ट्र के हित में बातें हो, राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो बालक के कैसे विकास करना चाहिए? चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। मानसिक स्तरीय एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। जो छोटा बालक होता है उसकी जो है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो बालक की योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं वो छोटा बालक उसको उच्च श्रेणी का पाठ्यक्रम मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि मोटी किताबें जो है असफलता का प्रतीक है, यानी मोटी किताबें जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों में आजकल बहुत भारी भारी बैग ले जा रहे हैं। अब आप ही सोचो, छोटे बालक के ऊपर पीठ पे 5-6 किलो बचपन से ही लादते चले जाते, और ये डेली का रूटीन होता है। डेली आता है जाता है, उतना बैग लेके आता है जाता है। इस चीज़ को कम करना चाहिए, इस चीज़ को सबको ध्यान देना चाहिए। और एनसीएफ भी ये बातें कहता है, किसी व्यक्ति का तभी परिपक्व रूप से विकास होता है जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मैं भी इसके पहले 2 साल पहले बहुत डिस्टर्ब था और मैं सबके दबाव में ज़्यादातर काम करता था। हालांकि मेरी भी इच्छा थी लेकिन फिर भी दबाव महसूस करता था, तो मैं जैसे डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो हर चीज़ों को जानता हूँ कैसे किससे उबरना है। तो मैं उबर गया और अपने इस लाइफ को समाज सेवा के रूप में या समाज की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया, और मैं अब इतना खुश हूँ, अच्छा खुश हूँ, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आप लोग का हर प्रकार से मैं सेवा करूँगा। हालांकि मैं एक टीचर हूँ तो टीचर के रूप में ही सेवा कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए। इसमें यह एनसीएफ कहता है कि जो बालक होता खुद ही वह क्या होता है? सक्रिय होता है। जैसे घर पे भी आप हो, छोटा बालक होता है, मार्केट जाओगे या मेला जाओगे तो गाड़ी वगैरह बहुत सारी खरीद के लाता है और उसको एक दिन में तोड़ फोड़ डालता है। उसको तोड़ने फोड़ने दो, ये अच्छी चीज़ है। बालक को ऐसा करने दीजिए, वो जितना चीज़ तोड़ेगा फोड़ेगा उसको जोड़ेगा, उसका मस्तिष्क उतना ही विकसित होगा। यहाँ तक कि ये समझो कि छोटा सा बच्चा जो 3-4 साल का होता है उसका मस्तिष्क का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हो जाता है। उसके बाद बहुत अचंभित बात लगता होगा, पर ये कड़वा मतलब ये सत्य है कि बालक का विकास होता है शुरू के 3 से 5 साल के अंदर 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, जो इतना ही होना चाहिए। इससे आगे होगा तो जो है गलत डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ये उससे ऊपर होता भी नहीं है। कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होना चाहिए मतलब अपने शरीर में। तो जितना विकास होना चाहिए 3 से 5 साल तक उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। वही एनसीएफ कहता है कि बालक को जो चीज़ तोड़े फोड़े उसको जोड़ने तोड़ने दो, और गलतियां करे उसकी गलतियों को आपको पॉजिटिव रूप में लेना है। जैसे वह गलतियां कोई भी करता है तो उससे पता चलता है कि हाँ यह बच्चा जो गलती कहाँ करता है, हम उसको किस प्रकार से सुधारे। यहीं पे क्या होता है? निदानात्मक आकलन होता है। आगे देखते हैं। 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा मतलब सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षक होता है वह कैसा होना चाहिए? सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, ना ही ज्ञान के स्रोत के रूप में होना चाहिए। शिक्षक को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि बालक पढ़े खुश हो जाए और मतलब ज़बरदस्ती ज्ञान ना ठेले। शिक्षक को बताया गया है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में
होना चाहिए। जहाँ पे बच्चा दिक्कत हो रही है, फंस रहा है, वहाँ पे शिक्षक उसको क्या करे, हेल्प करे। जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय द्वारा बच्चों में सहायक हो। बच्चा अगर सफलता पाता है, सफल होता है, तो ये बच्चे की मतलब क्वालिटी है, और बच्चा अगर सफल नहीं होता है तो टीचर की गड़बड़ी है, ऐसा एनसीएफ भी कहता है। एनसीएफ यहाँ पे रहेगा, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कितने विधियों पर? 5 विधियों पर जोर देता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, ये कहता है कि बालक जो करके सीखे, तोड़ फोड़ करें, बदमाशी करे, गलती करे, उससे जो बालक कुछ ना कुछ सीखता है, और उसी सिखाने, गलती के रूप में ही सिखाए टीचर, इसी को ऐसा करना चाहिए। निरीक्षण विधि, बच्चा जो है स्वयं से निरीक्षण करके यानी इंस्पेक्शन मेथड द्वारा सीखता है। परीक्षण विधि, परीक्षण करके सीखे। सामूहिक विधि यानी समूह में बच्चे जो है आपस में सीखे, समूह में यानी कोलाबोरेशन करके सीखते हैं। बच्चे जो साथ में आप ही लोग रहते हो, ग्रुप में रहते हो, गांव समाज में रहते हो, तो अच्छी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हो, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए एनसीएफ भी कहता है सामूहिक विधि से सीखने के लिए जो कलेक्टिव लॉ का प्रयोग करना चाहिए। मिश्रित विधि यानी सभी मिश्रितियों, किसी एक व्याख्यान विधि या शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षक, ऐसे मतलब एक विधि पर जोर नहीं देना है, सभी को मिक्स करके बच्चों को पढ़ाना है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को पढ़ाओ तो पहले ज्ञात चीज़ बताओ। जैसे आम लेके आओ, आम का सीजन हो, और आम के बारे में पहले बढ़िया से दिखाओ उसको, बढ़िया से कहेगा हाँ आम मीठे होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, रसीले होते हैं, तो उसके बारे में फिर पढ़ाना स्टार्ट करो। यानी पहले ज्ञात वस्तुओं को दिखाओ, फिर उसके बाद अज्ञात को दिखाओ। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले मूर्त वस्तुओं को दिखाओ, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करो। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या है, तो पहले जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद रूल दिया जाता है। पहले बच्चों को मूर्त रूप दिखाया जाता है, यही बात है जो ऊपर वाली है। निगमन विधि, ये मैथ में प्रयोग होती है ज़्यादातर, और छोटे बच्चों में नेगेटिव विधि है, यहाँ पे जो है नहीं लिया जाता है। आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाए। पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। स्किनर महोदय भी बताए हैं कि पुरस्कार को जो है पुरस्कार दिया जाए, लेकिन पुरस्कार को बराबर हमेशा ना दिया जाए, सीमित किया जाए। कभी मतलब कुछ कुछ दिन पे दिया जाए। अब किसी को बार बार बोलोगे ठीक बेटा बहुत अच्छा करते, तो वो कहेगा तो रो बार बार करने कोई दिक्कत है नहीं है। किसी से एक बार मिलो, कई दिन के बाद देखो, उसका मतलब कुछ और ही प्रभाव पड़ता है। तो एनसीएफ यही कहता है कि जो पुरस्कार की भावना है इसको सीमित किया जाए, यानी कभी कभी दिया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। जो शैक्षिक गतिविधि है उसमें अभिभावक को जोड़ोगे तो अभिभावक भी जानेगा हाँ मेरा बच्चा कैसे है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। इसलिए एनसीएफ भी कहता है कि गतिविधि में बच्चे के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। वही सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, वही बातें हैं। पाठ्यक्रम मोटी किताबों की शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ऊपर देख लिया। मूल्य को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो बच्चा होता है वह हर चीज़ अपने टीचर को ही मानता है, उसके मम्मी पापा ये कुछ नहीं होते हैं इस बारे में। अगर वह पढ़ाई करा तो सारा कुछ टीचर मानेगा। अगर टीचर बता दिया 3 त्रिक का 10 होता तो 3 त्रिक का 10 ही रटेगा। आप कितना भी कुछ करते रहो वो मानेगा ही नहीं। तो यही कहा गया कि मतलब जो बच्चा होता है टीचर का ही सारा चीज़ एक्सेप्ट करता है। अब तुम पान खा के आओ, बच्चों उड़ो खोड़ो और पढ़ लो, तो इसका कोई ऐसे करोगे, इसका प्रभाव बच्चों पर पूरा बुरा पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा होता है वो टीचर का सारे गुण को एक्सेप्ट करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और बुरा जो गुण होता है 85% अपनी तरफ खींचता है, केवल 15% जो है अच्छी मतलब अच्छाई अपनी ओर ले जाती है। तो जैसा यही बातें कहता है कि जो वातावरण हो ऐसा बनाओ कि वातावरण अच्छा रहेगा तो बच्चा भी अच्छी तरह सीखेगा, अच्छे नैतिकता बनेगा, अच्छा विकास होगा उसका।
और टीचर कैसा होना चाहिए, नैतिकवादी होना चाहिए, गुटखा पान शराब नहीं पीना खाना चाहिए, ये सारा चीज़ है। अब वातावरण क्या होता है, वही चारों तरफ जो फैला होता है, यानी बच्चे के चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं। आगे है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती पढ़वाओ, तुम यही पुस्तक पढ़ोगे बाकी नहीं पढ़ना, नहीं, बच्चा अपने हिसाब से पुस्तक को पढ़े। मेरे को कोई पूछता तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तो मैं बता ही नहीं पाता। मेरे से चाहे जितना आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनी सब्जेक्ट, टीचिंग लाइन हो या एसएससी लाइन हो, रेलवे लाइन हो, कोई भी हो, किसी पे भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका अच्छी प्रकार से वीडियो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। देखो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसा अब इस समय कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ जो नवाचार है, तकनीक है, ये समय पर पहुंचाया जाए, तो उससे जो है टीचर उसको पढ़ाने में मदद होगी। आजकल ये कंप्यूटर से हर सारी चीज़ें आसानी से दिखाई जा रही है, आसानी से समझ में आ रही है, तो यही कहा गया कि जो संसाधन और नवाचार है समय पर पहुंचाया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन, सारे पॉइंट को हमने देख लिया। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हाँ दिख तो जा रहा, ठीक है। पहले इसको हम पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़, अपने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय की ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ऐसा प्रश्न ये प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को उनके समझ और अपने ज्ञान को साझा करने की पर्याप्त, यहाँ पर पर्याप्त रहेगा, अवसर देना। तो यहाँ पे देखो अवसर शब्द अगर कहीं दिख जाए तो देखते ही आंसर सही मारना है। हालांकि ये दिख गया हम इसको मार सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन को देखते हैं, क्या और भी पॉसिबिलिटी मिलती है। हालांकि अवसर शब्द दिख गया तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको देखते। बी ऑप्शन है, बच्चों के अनुभव को निरस्त वाली बात, ये तो खत्म करो। जब अनुभव को निरस्त कर दोगे तो बातें खत्म, इसमें पढ़ना ही नहीं है और कुछ। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार, देखो आपको एग्जाम के लिए तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, ग्रेड के लिए पढ़ाना ही नहीं है, क्रमवार पढ़ाना ही नहीं है, तो ये देखते ही क्या करो, कट मारो। अगला डी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे शिक्षार्थी, ये अच्छे प्रश्न की बातें ही नहीं करता है। तो इसमें अवसर यही देखते ही आंसर तो सही मार सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना, हालांकि ये गणित का है, तो गणित का जब मैं पेडागोजी, हाँ इसमें पढ़ा, इस एक वीडियो पढ़ा है, वहाँ आप देख सकते हो। तो इसका ज़्यादातर पॉइंट हम उसमें देखेंगे गणित पेडागोजी के अंतर्गत। बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, अब इसमें लिखा था कि ज्ञान मानना ही नहीं है, ज्ञान देना ही नहीं है, तो ये तो देखते ही गलत मारो। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, रुचि तो थोड़ा ठीक लगता है, अभी रुके रहो। बच्चों में तार्किक, आप देखो ये तार्किक अगर दिख जाए और समस्या समाधान, दो पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इसको देखो पहले, ये सही होगा 100% श्योर, इसको गलत मारो। बच्चों को संवेगात्मक, संवेग से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। एनसीएफ मूल्यांकन की क्या बात करता है, रचनात्मक होना चाहिए और सतत मूल्यांकन की बात करता है। चलो देखते हैं लिखित। अब 1-2 का बच्चा है, वह क्या लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा। मौखिक क्या उत्तर देगा, गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। लिखित एवं मौखिक, जब लिखित और मौखिक देगा नहीं तो दोनों कहाँ से देगा। प्रेक्षण के आधार पर, यानी मूल्यांकन इसका कैसा किया जाना चाहिए,
प्रेक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए कि रचनात्मकता है कि नहीं, इसमें क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि नहीं। ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन, बस सारे क्वेश्चन यहाँ हमने देख लिए। तो आज के सेशन में हमने एनसीएफ को अच्छी तरह से देखा और उससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी देखा। ऐसे सेशन पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियो किसी भी एग्जाम का वीडियो और किसी भी टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जो है वैसे ही अपना विजय नाम मेरा है, विजय का नाम खान सर नहीं पढ़ने वाला है या पढ़ा है, तो उसमें कुछ क्वालिटी तो खास होगी तभी खान सर नाम दिया गया है। तो आप किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भेज सकते हैं और अच्छी प्रकार से आपको ऑथेंटिक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नो के पूरा कंप्लीट सेशन को देखेंगे और उसके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी को हम देखेंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन धरती की बेचैनी केवल बादल ही समझता है। मैं तुझसे तो मोहब्बत करता हूँ, ऐ केवल तुम समझते हो। मैं किस मुकाम पर हूँ नहीं है खबर मुझे, मुकद्दर ने मारा कैसा एक खंजर मुझे। मंजिल भी आगे अपनी अजब हादसा हुआ, मैं धड़कन को भूल गया और मेरा दिल मुझे भूल गया। राइट टू, ये जो RTE है इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एडुकेशन 2009। ये RTE कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से यह आया हुआ है, किस आर्टिकल में है, कब आया था, ये सारे पॉइंट को हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो DPSP पे एक आर्टिकल है, DPSP में एक आर्टिकल है 45। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। इस आर्टिकल 45 के अंतर्गत ही जो है अनुच्छेद 45 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया और जिसके द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। सिंपल सी बात यह है, राइट टू एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आर्टिकल 45 जो DPSP में है उसमें कहा गया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। तो उसी के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके द्वारा आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 के लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया और ये प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि इसे कब लागू किया गया पूरे देश में, तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू किया गया। इसका ऑफिशियल नेम क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका ऑफिशियल नेम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका हिंदी होता है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। RTE के कुछ महत्वपूर्ण धारा को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका CTET हो या TET हो, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे कि प्रश्न कैसे इस सेशन से पूछा गया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
टू द पॉइंट इस वीडियो में है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और इसको पढ़ने के बाद दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धारा 12 में क्या कहा गया है, तो RTE 2009 के अनुसार इसमें जो धारा 12 है इसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में कितने मतलब 25% सीटें आरक्षित की बात की गई है गरीब विद्यार्थियों के लिए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 12 किस में क्या कहा गया है, तो 25% सीट आरक्षित की गई है गरीब व्यक्तियों के लिए प्राइवेट स्कूलों में। और धारा 13 में क्या कहा गया है, तो RTE के धारा 13 में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यानी स्कूल जो है किसी भी प्रति व्यक्ति यानी प्रति छात्र से फीस नहीं ले सकता। तो हालांकि सब लोग लेते हैं, बड़ी महंगी फीस हो गई, लेकिन सब लोग वही ना कहते हैं कि ये फीस नहीं है, ये आपकी व्यवस्था के लिए लिया जा रहा है। ये जो कुर्सी लगी है इस कुर्सी के लिए पैसा लग रहा है, ये जो हाइट बोर्ड है इसके लिए पैसा लग रहा है, ये जो बस से आ रहे हैं इसका पैसा लग रहा है। तो सर स्कूल क्या कहता है कि जो है ये जो पैसे लग रहे हैं आपके व्यवस्था का लग रहा है। अगर वो फीस मांगेंगे तो आप जो है केस कर सकते हो कि RTE 2009 के धारा 13 में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति शुल्क लेने पर उसका 10 गुना स्कूल को जो है जुर्माना देना पड़ेगा। और उसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैम जो है फीस को वसूल रही हैं, अब इनको पता नहीं है फीस नहीं लेना है। हालांकि सब लोग कहते हैं कि हम फीस नहीं ले रहे हैं, व्यवस्था का पैसा ले रहे हैं। और धारा 14 में क्या कहा गया है, तो किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में वह विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कि धारा 14 में कहा गया है कि अगर किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको आप विद्यालय में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हो। इस किस आर्टिकल में है, तो 14 में है। धारा 15 क्या कहता है, तो RTE 2009 के धारा 15 यह कहता है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं चाहे जब चलो एडमिशन करा लेते हैं, पेपर होने वाला रहेगा उससे पहले भी करा सकते हो, यूनिवर्सिटी में होती है ये व्यवस्था। जबकि धारा 15 में कहा गया है कि जो बच्चों का एडमिशन होगा वह कब होगा, तो जब सत्र चालू होगा यानी सत्र प्रारंभ होगा उसी समय जो है बच्चों का जो है एडमिशन आरंभ किया जाएगा। और धारा 16 क्या कहता है, तो छात्र को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखा करो कि कोई भी चीज़ फ्री का नहीं मिलता है और फ्री के चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्लास में फेल नहीं करना है। हालांकि इसको छोटे बालकों के लिए कहा गया था ताकि छोटे बालक भागे ना और पढ़ाई उनकी कम से कम। अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया परख यानी P 2020 लागू किया गया। इन सारे का वीडियो जो है इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। सीटेट के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा। तो इसी को देख करके श्री अखिलेश यादव जी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को भी पास करवा रहे थे कि कोई बालक जो है फेल नहीं किया जाएगा। तो RTE जो 16 धारा है इसी के द्वारा यह किया गया था। लेकिन इनको यह पता नहीं चल पाया कि हम युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और जो आदमी दूसरों को बर्बाद करता है वह खुद भी बर्बाद हो जाता है। तो धारा 17 में क्या कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। आपका आर्टिकल अगर संविधान में देखोगे 17 जो है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत आप टच नहीं कर सकते। उसी से आप इसको भी याद कर सकते हो कि RTE धारा 17 में यह कहा गया है कि आप किसी भी बालक को प्रताड़ित या दंड नहीं दे सकते हो। हालांकि कुछ टीचर जो होते हैं सुनने में आता है इतना मार दिए कि बालक की हालत गंभीर हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए।
देखो, शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में होता है और वह हमेशा जो है बच्चों की रक्षा की बात करता है। अब बच्चे जो है थोड़ा बदमाश तो होते हैं, लेकिन एक क्वालिटी टीचर में होनी चाहिए कि वो कैसे जो है किसी को मैनेज कर सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने, अंगुलीमाल एक डाकू था, डाकू के पास जो भी जाता था उसको बिना मारे वो छोड़ता नहीं था, लेकिन अपने बातों से प्रभावित करके महात्मा बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। तो ऐसे ही गुरु के पास वो क्वालिटी होनी चाहिए जो बच्चों को मार करके नहीं, बल्कि वातावरण दे करके या अपने चरित्र से उस बच्चों को क्या कर दे, सुधार सके। आगे है धारा 24। धारा 24 क्या कहता है? तो शिक्षक के कर्तव्य की बात करता है। हालांकि ये भी कर्तव्य क्या क्या है? समय से आना, अपने सिलेबस को पूरा करना, अपने स्वयं जो है मेंटेन होना, चारित्रिक रूप से सही होना, गुटखा पान शराब ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का ही प्रभाव पूरा बच्चों के ऊपर पड़ता है और बच्चे जो सारी चीज़ एक्सेप्ट करते हो टीचर का ही एक्सेप्ट करते हैं। और पेरेंट्स के साथ मीटिंग की बात किस में की गई है? तो धारा 24 में यही कहा गया कि पेरेंट के साथ जो है मीटिंग भी होगी। जैसे यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं, अब इनका जो भी कैरेक्टर होगा उसी अनुसार बच्चे क्या करेंगे, इनके कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे और यह जो है जैसा वातावरण क्रिएट करेंगी उसी अनुसार बच्चा जो है सीखेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अब जितनी दीवारें एजुकेशन की उसमें कुछ ना कुछ फिगर बनाया रहता है, जिससे हर जगह जो है कुछ ना कुछ देखेगा तो बच्चा जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वैसे सीखते तो सब कुछ होते हैं, हमेशा जो है हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बालक की, तो बालक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए अगर हर जगह पेंटिंग वगैरह ABCD सब पहाड़ा ये सब लिखा गया है तो जिधर नज़र बच्चे की पड़ेगी सारे जगह कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। धारा 27 में क्या कहा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धारा 27 में कहा गया RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। इसमें जो है जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़ करके, अभी जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखेंगे सारे क्वेश्चन जो है यहीं से इससे बाहर नहीं आए हैं। तो धारा 17 क्या कहता है? शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन केवल 3 जगह लगा सकते हो। एक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसमें लगा सकते हो, एक चुनाव हो गया तो उसमें लगा सकते हो, और एक आपदा प्रबंधन में लगा सकते हो। धारा 25 क्या कहता है? तो धारा 25 कहता है टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करता है। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होता है, और वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 35:1 होता है। थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तेरे लिए हमने जग को छोड़ा, तूने मुझे छोड़ा इस कदर जैसे छोड़ा, तूने मुझे छोड़ा इस कदर ऐसे छोड़ा, जैसे कभी हम एक के दूसरे को जानते नहीं। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:30। और वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होता है? तो 1:35। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो उसमें विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होता है? तो 40:1 होता है। प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि अगर बालक 200 से अधिक हैं छात्र तो कितना रहेगा? तो वहाँ 40:1 जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात हो जाता है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान है 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे RTE में दिया गया है।
RTE 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो कितने होते हैं? एक सप्ताह में 45 घंटे होते हैं कार्य का, यानी शिक्षण कार्य एक हफ्ते में कितना होता है? 45 आवर होता है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य दिवस कितना होता है? तो 800 घंटे या 200 दिन। तो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य दिवस होता है 800 घंटे या 200 दिन, दोनों एक ही चीज़ है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है? तो 1000 घंटे एवं 220 दिन। यहाँ जो है जो प्राथमिक स्तर पर था 800 घंटे और 200 दिन, और यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर है 1000 घंटे एवं 220 दिन। RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक आप बालकों को जो है निष्कासित नहीं कर सकते हो। तो अपवाद तो हर चीज़ का है। अब कोई दुष्ट बालक पढ़ना नहीं चाहता, दूसरों को नुकसान पहुंचाता, तो उसको तो बाहर कर ही सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय तक की दूरी होनी चाहिए कितनी? तो न्यूनतम नहीं, अधिक से अधिक 1 किलोमीटर। इसीलिए देखते हैं हर ग्राम पंचायत में एक जो है स्कूल बना रहता है, क्योंकि RTE के अनुसार कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों की घर से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर। RTE 2009 के अनुसार SMC का अध्यक्ष कौन होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभिभावक। कौन अध्यक्ष होता है? अभिभावक। और SMC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो SMC का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आगे है, इस नियम के अनुसार यानी RTE 2009 के नियम के अनुसार स्कूल के विकास, अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय एक प्रबंधन समिति होती है, उसकी जिम्मेदारी होता है। आगे देखते हैं, RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो RTE भी कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, जैसे विकलांग हो गए, मूक बधिर हो गए, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सभी जो हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इनको पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होता है कि इसमें विशेष बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, सभी बालकों को एक क्लास में बैठा करके शिक्षा दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा किसके अनुसार हो गई? तो आयु के अनुसार समजाती हो गई। जैसे अगर कक्षा 5 में जाओगे तो कितने 8 साल के बालक है, तो लमसम सभी 7-8 साल के बालक ही मिलेंगे। अगर और मतलब किसी भी आप क्लास में जाओगे लगभग, ऐसा नहीं कि किसी गदैया गोल में कोई बूढ़वा पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। तो सभी एक समान ही आयु के अनुसार जो है लगते हैं, यानी एक जैसे ही आयु में होते हैं सभी लोग। इसीलिए कहा गया RTE 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कैसा हो गया? तो आयु के अनुसार समजाती हो गया। RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष तक दिया जाता है? तो 18 वर्ष तक। और साधारण बालकों को कितना दिया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन मत होना। RTE 2009 के अनुसार साधारण बालकों को 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, और वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए जो है 6 से 18 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आंसर लगाना सभी लोग कमेंट बॉक्स में।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो अभी हमने बताया 6 से 18 वर्ष तक के बालकों की कहता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो अभी हमने दिखाया था कौन सी, समावेशी की बात करता है ना, जो है विशेष बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक। विशेष बालक वही होता है जिसमें कोई विशेषता पाई जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। हालांकि समावेशी कक्षा में फायदा तो होगा कुछ लोगों का नुकसान भी होगा। जैसे अगर छोटा क्या नाम है, अगर प्रतिभाशाली बालक उसको सामान्य बालक में बैठा दोगे तो उसका जो मानसिक मतलब वो अपने आप में इसमें क्या महसूस नहीं कर पाएगा स्वतंत्र, क्योंकि उसका आंसर कुछ और रहेगा, इसका आंसर, इन लोगों का आंसर कुछ और है। वो जल्दी सवाल लगाएगा, ये लेट में लगाएगा। तो समावेशी शिक्षा का कुछ वो मतलब गड़बड़ी भी है। लेकिन आरटी पूछ रहा कि किस शिक्षा की बात करता है, तो समावेशी शिक्षा की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ था? अभी हमने बताया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया है। तो किस वर्ष किया गया था? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये बताना। जो समावेशी शिक्षा है किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या सी है व्यवहारवादी सिद्धांत, या डी है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति। सहानुभूति पहले नहीं दिखता था, लेकिन अब सहानुभूति और एक समानुभूति जो प्रश्न उभरे हुए हैं। सहानुभूति में नहीं बात करता है, कहता है कि जो है समानुभूति का होना चाहिए शिक्षक को। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा किसकी अवधारणा को करता है? तो इसमें सही ये हो जाएगा कि मुख्यतः व्यवसायिक, मतलब बी वाला ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वाला, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुक्त धारा में शामिल करना, ये समावेशी शिक्षा की पहल है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो मैंने अभी अच्छे से समझाया कि आर्टिकल 45 डीपीएसपी के से जो 86वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में या मूल अधिकार में आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ करके जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के अधिकार की बात करता है। तो इसमें कौन सा 86वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसमें कहा गया कि 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, ये तो है, सही आंसर है। घुमंतु बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी बात कहा गया है कि किस प्रकार कैलेंडर बताया ना, एक हफ्ते में 45 घंटे और 1000 दिन 800 घंटे, ये सब बताया, तो कैलेंडर की बात है। जबकि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा नहीं बात करता है, कितना करता है? तो साधारण के लिए 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए, और जो विकलांग बालक हैं 6 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए। इसमें देखो नहीं पूछा है, तो नहीं की बहन क्या होगा? नहीं, यानी निगेटिव की बहन निगेटिव, तो ये निगेटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए?
तो क्या कैसा विशेष आवश्यकता वाले। ऑप्शन देखते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करें। दूसरा है घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। या देखो समावेशी आ गया, समावेशी तो देखते ही आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें चौथा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका आंसर जो है चौथा आंसर सही होगा आर्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार निम्नलिखित अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो अभी हमने बताया था आर्टिकल 25 में, तो इसमें 10 वर्ष के पश्चात होने वाले जनगणना में इसमें तो लगाया जाता है, आपदा राहत कार्य में इसमें भी लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य इसमें भी लगाया जाता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम इसमें नहीं लगाया जाता है। तो नहीं पूछा है, नहीं की बहन नहीं, या निगेटिव की बहन निगेटिव सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितना निर्धारित किए गए हैं। तो अभी हमने इस पॉइंट को देखा, कितना है, 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो पहला ऑप्शन विद्यालयों क्या दिया है, अध्यापक का कौन सा दायित्व है उसको बताना है। तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, ये तो है सही है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, ये भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, ये भी सही है। यानी इनमें से सही इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों और शिक्षक अध्यापक का आवश्यक अनुपात कितना होगा। तो 45:1 होगा। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है किस पे, निःशक्त बच्चों पर कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर, या बच्चों के नियमित उपस्थिति पर। तो शिक्षा का अधिकार तो निःशक्त पे लागू होता, पहला सही है। 6 से 14 वर्ष ये भी सही है। बच्चों के नियमित उपस्थिति ये भी सही है। इसमें जो है नहीं पूछा है, तो नहीं की बहन या निगेटिव की बहन निगेटिव आंसर सही होगा। तो थर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुझे अपना बनाने की ख्वाहिश कैसे हो मुझे बता, जरा बता तू, जरा बता। आगे प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। तो इसमें बताना 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, कि 7 से 13 वर्ष के लिए, कि 5 से 11 वर्ष के लिए, या 6 से 12 वर्ष के लिए। तो अभी इसको हमने कई बार बताया, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए यह प्रावधान जो है RTE में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हो तो क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाए, तो जोर तो देना ही नहीं है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाए, ये भी बात नहीं है। अलग से विद्यालय खोलने की बात की गई, ये भी बात नहीं, सेग्रीगेशन की बात नहीं है।
अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। यानी अगर शिक्षक कम पढ़ रहा है तो जो है शिक्षक को और अधिक बढ़ाया जाए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किया गया है? तो अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ाया कि आर्टिकल 45 जो डीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी का, उसमें उसके द्वारा 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया, जो यह बात करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य, ये तो दंडात्मक है ही नहीं। और जोर की बात दो निगेटिव मिलेगा, देखते ही गलत मारो। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से, नहीं, ये भी बात नहीं करता। ये एनसीएफ बात करता है सतत विकास का, मतलब सतत मूल्यांकन का। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये भी नहीं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है अच्छा लग रहा, मतलब ठीक है, पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न यही वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी है? तो अभी हमने बताया था, आय के अनुसार अधिक समझाती है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये सारे जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो सीटर का कंप्लीट बैच इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक हम कुछ सुना देते हैं इसमें दमदार। लाख दिए जला लीजिए, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होगी, मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। यानी आप कितना भी वैसे लाइट जला लोगे, लेकिन जब नौकरी पा जाओगे तभी असल में ज़िंदगी का मज़ा, या ज़िंदगी असल में तभी होगी। जोश उमंग बढ़ाने के लिए ज़िंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का माला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सबर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। 2020 एनईपी का निर्माण कब किया गया था? तो जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम एनईपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एनईपी 1968 और 1946 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% भाग बराबर जो है निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी भी दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के लिए। यह नीति वर्तमान 10+2 की वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्रीय आधार पर
5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू की करने की बात करता है। और इसमें यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखना है। एक होता है फाउंडेशनल स्टेज, इसमें 3 साल जो है 3 साल से 6 साल तक बच्चा होता है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। और 6 साल से लेकर 8 साल तक के, यानी 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में होगा। प्रीपेटरी स्टेज, ये 8 से 11 साल तक के बच्चों जो प्रीपेटरी स्टेज में आएंगे। और मिडिल में 11 से 14 वर्ष तक के बालक आएंगे। और सेकेंडरी में 14 से 18 वर्ष तक के बालक आएंगे। पहले 6 से 14 वर्ष था, लेकिन NEP 2020 ने कहा कि 3 वर्ष का बच्चा होता है तभी से आप स्कूल में बच्चों को भेज दीजिए, और उसके बाद जो है 18 वर्ष तक आपका राज्य सरकार जो है बच्चों की देखभाल करेगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि प्रीपेटरी फाउंडेशनल स्टेज में किस उम्र से किस उम्र तक बालक रहते हैं, तो 3 साल से लेकर 8 साल तक। और प्रीपेटरी स्टेज में 8 साल से 11 वर्ष तक। और मिडिल स्टेज में 11 से 14 वर्ष तक। और सेकेंडरी में 14 से 18 वर्ष तक बच्चे रहते हैं। और इस नीति के आधार सिद्धांत क्या है उसको देखते हैं। संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, ना कि रटंत पद्धति पर। यानी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो संरचनात्मक समझ पर पढ़ाना है, और रटंत प्रणाली को क्या करना है, खत्म करना है। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है, ये NEP 2020 कहती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लिखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को। यानी समेटिव असेसमेंट को ख़त्म करके फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी NEP 2020 के अंतर्गत। आगे क्या कहा गया है, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 तक या उससे आगे भी घर की भाषा यानी मातृभाषा में जो है उसकी पढ़ाई होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए, लेकिन इस फार्मूला को लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इसमें एक मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषाओं के रूप में संस्कृत का अध्ययन कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। और 6 साल तक के एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली और फारसी आदि का अध्ययन करेगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन करेगा। NEP 2020 यह सीखना कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे विशेष क्षमताएं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना है। समावेशी शिक्षा यानी इसका मतलब क्या होता है, सभी के लिए शिक्षा। इसकी बात NEP 2020 करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक, सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक का प्रावधान बताया गया है। क्लास 6 के से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी।
पाठ्यक्रम की वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम करके बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाना, यह एनईपी 2020 कहता है, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के क्यूरिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। एनईपी 2020 कहता है कि जो आपका पाठ्यक्रम बनाया जाए उसमें लचीलापन होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए, कठोरतापन नहीं होना चाहिए और बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी पर जो है एनईपी बातें करता है कि रचनावादी से बच्चों को सिखाया जाए। जैसे कोई भी चीज़ सिखाना हो, हम लोग जैसे एक मूवी है 3 इडियट में, उसमें आमिर खान अच्छा रोल निभाता है, जो उसमें मशीन की डिफिनीशन पूछा जाता है तो अच्छे से एक लोग बढ़िया से रट्टू तोता वाले होते हैं वो रटकर ही याद करते हैं, जबकि आमिर खान उसमें यह दिखाता है कि कोई भी शिक्षा को कैसे दिया जाए, यानी रचनावादी प्रकार से ही शिक्षा दिया जाए। ECE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाए। एनईपी 2020 कहता है कि जो है बहुआयामी, खेल आधारित गतिविधि होनी चाहिए, खोज आधारित शिक्षण होना चाहिए और जो मूल्यांकन किया जाता है वह बहुआयामी हो, यानी संवेगात्मक, शैक्षिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी प्रकार से मूल्यांकन किया जाए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ECCE का फुल फॉर्म क्या है, तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। यह एनईपी 2020 बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करता है। जो ECCE है यह बच्चों के एडुकेशन पर बातें करता है, तो वही एनईपी कहता है कि जो ECCE हो वह खोज आधारित हो, बहुआयामी हो, बहुस्तरीय शिक्षा शामिल हो और सभी गतिविधियों से परिपूर्ण होना चाहिए। स्कूल की तैयारी के बारे में क्या बताता है, तो स्कूल की तैयारी के बारे में बताता है कि 3 महीने का प्ले पर आधारित मॉड्यूल होना चाहिए जो NCERT और SCERT के द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। इसकी भी बात करता है, क्योंकि एनईपी 2020 भी कहता है कि बच्चे एक साथ इंटरेक्ट करके सहपाठी के रूप में ज़्यादा सीखते हैं, तो एनईपी 2020 भी यानी जो है सहपाठियों पर सर्वाधिक जोर देता है। एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग जो अधिगम है प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी एनईपी 2020 से दिखाई देने लगा। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी शिक्षा दी जाए जो एक दूसरे से जो है बधी हो। जैसे हमने अगर मैथ पढ़ाया तो मैथ से पढ़ो तो उसमें साइंस में भी काम आ जाए, और जो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ है उसमें भी मैथ काम आ जाए। तो एकीकृत मतलब सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए और उसमें सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या खाएं, मेल खाते रहें। तो एनईपी 2020 एकीकृत शिक्षा की बातें भी करता है और करके सीखने पर बातें करता है, यानी जो भी चीज़ सिखाया जाए बच्चों को करके सिखाया जाए। आगे है NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले जो पहले मूल्यांकन होता था, तुम्हें पास कर दिया जाता था या फेल कर दिया जाता था, अब उस चीज़ को ख़त्म करके ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D इस प्रकार से एक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा और जो 360 अंश यानी तुम्हारे का संवेगात्मक विकास, सोशल विकास, शारीरिक विकास सभी का वह जो है अध्ययन करने यानी मूल्यांकन करने के बाद एक आपको प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा और उस प्रोग्रेस कार्ड में आपके 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, यानी आपको वह सभी चीज़ को देखेगा, केवल एजुकेशन को नहीं देखेगा, केवल शारीरिक को नहीं देखेगा, केवल संवेग को नहीं देखेगा, बल्कि यह पूरे सांवेगिक, शैक्षिक, शारीरिक सभी प्रकार के जो आपके
विकास को देखेगा और यही क्या है, बहुआयामी कार्य 360 डिग्री है, जिसमें स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइको डोमेन में विकास की बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट के विशेषताओं समेत दिया जाएगा। पहले केवल मूल्यांकन होता था, शैक्षिक शिक्षा को देखा जाता था, जो पास हुआ वह पास हुआ, जो फेल हुआ वह फेल हुआ। अब उसको ख़त्म करके कैसा मूल्यांकन किया जाएगा, तो 360 डिग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। खुशियों का सरगम सजेगा, कभी तो तुझसे मुलाकात होगी, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। जय हिंद। आज के इस सेशन में हम RTE 2009 को देखते हैं, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को देखेंगे। जो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। RTE 2009 या शिक्षा का अधिकार 2009, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। तो RTE का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एडुकेशन। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि विकलांगों के लिए क्या डेट है, तो कर लेना 6 से 18 वर्ष है, और सिंपल कहेगा तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कौन सा करता है, RTE 2009। और इसका डेट ये पूछा जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, यह लोकसभा में से कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को, और यह पूरे देश में किस समय से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में यह लागू हो गया। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क, इसका हिंदी में क्या होगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। अगला पॉइंट देखते हैं, धारा, इसमें वही पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में प्रश्न पूछा जाता है कि गरीब बच्चों के लिए कितने % सीट आरक्षित की जाती है, तो 25%, और किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 12 के अंतर्गत। धारा 13 में क्या कहा गया है, तो धारा 13 में कहा गया है कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यानी जो भी स्कूल होता है वह प्रति व्यक्ति फीस नहीं ले सकता। हालांकि प्राइवेट में लेते हैं, उसको अन्य सुविधा के रूप में कहते हैं, ये कुर्सी का खर्चा है, ये टीचर का खर्चा है, तो ये इस प्रकार से लेते हैं। जबकि फीस लेने का जो है संविधान में या RTE में कहा गया कोई भी व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो है फीस नहीं लेगा। धारा 14 में क्या कहा गया कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल वही आर्टिकल बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन टू द पॉइंट उठते हैं। और धारा 15 में कहा गया है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो एग्ज़ाम हो रहा तब जाके प्रवेश लो, ऐसा नहीं। प्रवेश कब दिया जाएगा, तो धारा 15 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष जो जुलाई में या जून में होता है उसी में बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा धारा 15 के अंतर्गत। धारा 16 क्या कहता है, तो यह कहता है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। हालांकि ये छोटे बच्चों का था, अखिलेश यादव जी ने इसको जो बड़ों बच्चों में भी लागू कर दिया था, इंटर तक जाओ भैया कोई नहीं फेल होगा। हालांकि सभी को जो मेहनत करे उसी को फल मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ था। हालांकि बच्चों छोटे बच्चों में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। RTE के धारा 17 में क्या कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना
और प्रताड़ित करना मना किया गया है। कि जो भी शिक्षक हैं अपने जो शिक्षक स्टूडेंट या छात्र को शिक्षा देते हैं वह कभी जो है बच्चों को मार नहीं सकते, यह RTE में कहा गया है। जबकि कहीं कहीं सुनाई देता है कि टीचर ने बच्चों को इतना मार दिया उसके मतलब दिक्कत हो गई, अस्पताल चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो टीचर बहुत मारते थे, हमको तो एक हाथ मारे थे, एक डंडा, पूरा हाथ अभी भी दर्द करता है कभी कभी। तो ऐसा जो है RT कहता है आर्टिकल 17 के अंतर्गत कि शिक्षक जो है किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना नहीं कर सकता, मना किया गया है। अगला धारा है 24। धारा 24 में क्या कहा गया है, तो शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है। हालांकि जैसा शिक्षक करता है वैसे ही बच्चा एक्सेप्ट करता है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ। जैसे एक छोटा सा बालक था, उसको किसी टीचर ने पढ़ा दिया 3 त्रिक का 10 होता है, गलती से पढ़ा दिया, उसको इस टाइम मिस्टेक हो जाता कभी कभी, तो बच्चा उस चीज़ को पूरा याद कर लिया और घर पे आके वही पढ़ रहा था 3 त्रिक का 10, 3 त्रिक का 10, 3 त्रिक का 10। उसके मम्मी सुने, फिर पापा सुने, तो सब लोगों ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, 3 त्रिक का 9 होता है। तो उस छोटे से बच्चे ने प्यारा सा उत्तर दिया, क्या दिया, यह कहा कि हमारे टीचर ने 3 त्रिक का 10 बताया है तो यही 10 ही सही होगा। और जबकि मम्मी पापा पहाड़ा ले आए और उसको बताए बेटा देखो इस पहाड़े में लिखा गया 3 त्रिक का 9 होता है, तो बोला नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, हमारे टीचर ने 3 त्रिक का 10 बताया है तो हम 10 को ही जानेंगे। तो बाद में उसके माता पिता टीचर से बोले कि आपने गलत पढ़ाया था, उस चीज़ को वो बच्चा मान ही नहीं रहा। तो बाद में शिक्षक ने कहा बेटा वो गलती से हो गया था, 3 त्रिक का 9 नहीं 10 नहीं 9 होता, क्या होता है 9 होता। तब जाके जो है बालक माना कि हाँ, तो बालक जो होता है शिक्षक का हर चीज़ एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ शिक्षक से ही सीखता है। शिक्षक की अच्छी और बुरी आदतें सभी आदतों को वह एक्सेप्ट करता है, यहाँ तक कि अपने मम्मी के पापा की का भी बात नहीं मानता है अपने शिक्षक के बातों के आगे। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे शिक्षक की क्या अहमियत है। और शिक्षक जो भी चाहता है वैसा बालक जो को बना दिया जाता है। शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल का बच्चा दे दो, जो आप कहोगे हम उसको जो है बना देंगे। तो शिक्षक में एक ताकत होती है, ये समाज का दर्पण भी होता है, क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो शिक्षक के पास अवश्य जाता है और शिक्षक के गुणों को ही वह एक्सेप्ट करता है। तो समाज का दर्पण है शिक्षक। अगला देखते हैं, और इसमें कर्तव्य में क्या क्या, जैसे पर्सनालिटी अच्छे से आना चाहिए, अच्छे क्वालिटी होनी चाहिए, गुटखा पान खाते हुए नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आपके ही गुण को एक्सेप्ट करते हैं। धारा 27 किससे संबंधित है, तो RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 27 में RTE के आर्टिकल 27 किससे संबंधित है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि शिक्षक को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। तो जनगणना में लगा सकते हैं, चुनाव में लगा सकते हैं और आपदा प्रबंधन में, बस यही 3 जगह लगा सकते हैं। उसके अलावा आप टीचर की ड्यूटी कहीं और नहीं लगा सकते। हालांकि सरकारी काम में इतना वो रहता है कि शिक्षक को कहीं भी लगा देते, जबकि यह RTE भी कहता है कि ये आप जो है गलत करते हैं। तो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है, तो 1:30 होता है। और RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में तो 35:1, 35 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेगा। आगे देखते हैं, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होता है, तो विद्यार्थी 40 पे 1 होंगे, उसमें एक प्रधानाध्यापक भी होगा। आगे देखते हैं, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 बच्चे
हो तो उसके लिए प्रावधान क्या है? एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक हैं। आरटी के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई होने चाहिए? तो 45 घंटे। और प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होना चाहिए? तो 800 घंटे या 200 दिन। ये आरटीई 2009 के अनुसार है। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है? तो 1000 घंटे और 220 दिन। अगला आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक के बालकों को आप निष्कासित स्कूल से नहीं कर सकते हो। आरटीई 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के जो बालक होते हैं उनके घर से कितनी दूरी विद्यालय की होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। 1 किलोमीटर से कम ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखते हैं हर एक पंचायत में एक स्कूल जरूर देखने को मिलता है। आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष कौन सा होता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो अभिभावक होता है। अब एसएमसी क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीई के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष कौन सा होता है? तो अभिभावक होता है। और कभी कभी पूछा जाता है एसएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आगे देखते हैं आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व किसका रहेगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का रहेगा। हर स्कूल में बनाया जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति, जो स्कूल के सभी खर्च और अनुदान का उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। यह सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो वह शिक्षा जिसमें विशेष बालक, सामान्य बालक या सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अर्थ से भी समझ सकते हैं, समावेशी यानी सभी का समावेशन। शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है आरटीई जब लागू हुआ उसके बाद शिक्षा का आधार कैसा है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितना है? तो अभी ऊपर हमने शुरुआत में ही बताया था 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को होती। पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सीटेट इसके बिना नहीं निकल सकता। और देखत में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, वो चीज़ यहाँ पे फॉलो होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज का सेशन होने वाला है टैग वर्ड से। टैग वर्ड क्या होता है? 2 प्रकार के हैं, एक निगेटिव टैग वर्ड, एक पॉजिटिव टैग वर्ड। लेकिन टैग वर्ड प्रयोग करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि निगेटिव का भाई निगेटिव सही होगा और पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव सही होगा। यानी अगर जहाँ पे पूछेगा पॉजिटिव रूप में तो पॉजिटिव टैग वर्ड लगाना, और जहाँ पूछेगा निगेटिव इसमें से पूछेगा तो वहाँ निगेटिव टैग वर्ड लगाना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। अगर प्रश्न में कहीं केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, ही दिख जाए, ओनली दिख जाए, तो हमेशा लाइन क्या होगा? गलत होगा, यानी ये निगेटिव टैग वर्ड होगा। रटना दिख जाए, रोट लर्निंग की बात करें, याद करना दिख जाए, कंठस्थ करना दिख जाए, यानी रोट लर्निंग की शब्द अगर दिख जाए तो वह भी क्या होता है? निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर पूछेगा निगेटिव पूछेगा तो आंसर वही होगा, और पॉजिटिव पूछेगा तो नहीं होगा। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये भी अगर कहेगा तो निगेटिव टैग वर्ड है।
अगर वही बाल केंद्रित कहेगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, ये शब्द दिख जाए तो ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को आपको खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ नहीं मानना है। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता तो करना ही नहीं है, लैंगिक समानता होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, तो ये भी लैंगिक असमानता शब्द दिखेगा तो वहाँ पर निगेटिव होगा। बच्चे के विचार, मात्र, त्रुटियों को महत्व ना देना, ये सभी शब्द अगर दिख जाएगा तो वह भी निगेटिव टैग वर्ड होगा। निष्क्रिय शब्द अगर दिख जाएगा तो भी निगेटिव टैग वर्ड होगा। आगे है रोजगार, व्यवसायिक यानी रोजगार के लिए पढ़ाना, व्यवसाय के लिए पढ़ाना, उच्च ग्रेड के लिए पढ़ाना, ग्रेड की शिक्षा देना, तो ये सभी वर्ड अगर दिख जाएंगे तो वहाँ निगेटिव टैग वर्ड होगा, यानी वह सेंटेंस निगेटिव होगा। तकनीक, वैज्ञानिक शब्दावली दिख जाए तो भी वहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। सीमित दिख जाए तो भी वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। व्याख्या करना या व्याख्या दिख जाए तो भी वहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। अगर कहीं सर्वांगीण विकास दिख जाए तो देखते ही उस ऑप्शन को सही मारो, यह पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक अनुभव, ये शब्द दिख जाए तो देखते ही इसको सही मारो, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ये शब्द दिख जाए तो वहाँ पॉजिटिव होगा। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा शब्द दिख जाए किसी भी सेंटेंस में तो यह सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बाल केंद्रित शिक्षा दिख जाए, मतलब बाल केंद्रित दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वहीं शिक्षक केंद्रित या पाठ्य से केंद्रित रहे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो निगेटिव होगा। व्यवहारिकता कुशलता दिख जाए पॉजिटिव होगा। वास्तविक दिख जाए, दैनिक जीवन से जोड़ना दिख जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा। लोकतांत्रिक दिख जाए या प्रजातांत्रिक वातावरण दिख जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा। समावेशी शिक्षा एनसीएफ भी कहता है और एनईपी भी कहता है, आरटीई 2009 भी कहता है, तो समावेशी दिख जाए तो भी वहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। दृश्य और श्रव्य सामग्री दिख जाए वहाँ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन याद रहे पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव सही होगा और निगेटिव का भाई निगेटिव सही होगा। संसाधन शब्द दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग शब्द दिख जाए यानी विभिन्न संदर्भ दिख जाए तो भी वहाँ पॉजिटिव होगा। आज के सेशन में तुमको चाहा, तूने चाहा किसी और को, रब करे तू जिसको चाहे, ओ चाहे किसी और को। क्यों? ताकि तुम फिर भी मेरे पास आओ, इसीलिए। जय हिंद। आज की सेशन में हम एनसीएफ 2005 को देखते हैं और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सीटेट के लिए बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर एनसीएफ 2005। पहले देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एनसीएफ 2005 है क्या, तो एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है और इसमें यही बताया गया है कि बच्चों को किस प्रकार हमको पढ़ाना है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के मार्गदर्शी सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
इस पॉइंट में से एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। पहला पॉइंट है स्कूल को ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जो बाहरी जीवन से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि स्कूल तक ही सीमित शिक्षा हो। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो, जोड़ घटाना गुणा भाग बता रहे हो, तो ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे के डेली रूटीन में वो आता रहे। जैसे बच्चा मार्केट जाता है तो जोड़ घटाव गुणा संभाल लेता है, तो ये सारी प्रक्रिया करता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि बच्चों को क्या जो शिक्षा दी जानी चाहिए बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो पढ़ने की प्रथा है, छोटे बच्चों में एक 3 इडियट मूवी है, उसमें आमिर खान रहता है ना, गुणगुण का ऐसे करता है उसमें कहा गया है, नहीं कहता है कि मशीन की डिफिनीशन बताओ, तो एक परिभाषा देता है तो कहता है ये तो रटंत विद्या, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिकली बताता है चैन के बारे में, ये देखो जिप जाप, यानी कोई काम ऐसा जो हमको आसानी से कर सके उसको मशीन कहते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए कि जो बच्चों को जो रटंत प्रणाली किया जाता है कि जाओ बच्चों तुम वहाँ खड़ा होकर 2 दूना 4 ये सब करो, हालांकि ये छोटे क्लास में ठीक है, लेकिन इस चीज़ से जो एनसीईआरटी क्या कहता है कि रटंत प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जो इसमें क्यूरिकुलम बनाया जाए, पाठ्यचर्या बनाया जाए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तो कैसा हो, तो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। जैसे कोई बालक स्कूल में गया, पढ़ा, उसको ऐसा चीज़ ना पढ़ाइए कि उसके समझे में ना आए, उसको ऐसा चीज़ पढ़ाना चाहिए जो उसके बाहरी जीवन से रूटीन से जुड़ा हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि जो है किताबी कीड़ा बना दो, तुम रटते रहो रट्टू तोता हो जाओ और उसका कोई सेंस ना समझ में आए। तो उसको विभिन्न प्रकार से गतिविधि से जोड़ना है। अगला है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जो राष्ट्रहित हो। जैसे अभी इस समय खान सर चल रहे हैं, ये पूरे जो भाषण देते हैं, इनकी जो भी स्पीच होती है ये राष्ट्रहित की ही बात करते हैं। तो बच्चों को भी ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि वो जो है राष्ट्र की सेवा करे हुए महान जो विभूतियाँ उनके बारे में जाने और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित हो, सांप्रदायिक दंगे जैसा ना हो। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बालक इसमें सक्रिय की बात किया गया है। एनसीईआरटी कहता है कि जो भी शिक्षा दी जाए उसमें बालक क्या हो, सक्रिय हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक जो है बोलता रहे और बालक चुपचाप जो है उसको सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो है इसमें बालक को कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए खुद। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक सिखा रहा है जोड़ तोड़, ये सब सारी चीज़ वो जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे, स्वयं सुधार करे और जो नई चीज़ है उसका तोड़ फोड़ करे फिर उसको बनाए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि सीखना एक क्या है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। यानी बालक जो भी जो भी सिखाया जाए वह सामाजिक रूप से सिखाया जाए, क्योंकि ये सीखना भी एक प्रकार से क्या है, सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है, तुम ही अगर रोज़ बढ़िया खा रहे हो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार बच्चों को भी कोई भी चीज़ सिखाया जाए उसमें यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ नहीं बताना चाहिए, बार बार नया चीज़ बताना, हमेशा नया चीज़ बताना चाहिए। यांत्रिकता मतलब बार बार, जैसे 2 दूना 4 नहीं, तुम भी ऊब जाओगे। तुम ही अगर कोई मूवी देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, कुछ भी देखते हो तो बार बार बदलते रहते हो। ये ह्यूमन नेचर है, बदलाव। तो इसी प्रकार बालकों को पढ़ाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में कोई भी चीज़ ऐसा ना हो जो यांत्रिकता या बार बार पढ़ाई जाए। सीखने के डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो एनसीईआरटी कहता है कि जो सीखने बच्चों में ऐसी भावना पैदा करो कि वो डर से सीखे नहीं बल्कि आनंद और संतोष से सीखे। बालक को स्कूल, घर, समुदाय
आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। तो इसमें बालक को एनसीएफ कहता है सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो मातृभाषा है और संस्कृति है उसको सम्मान दिया जाए। ऐसा ना हो कि बालक जो है आया दक्षिण भारत का मान लेते बालक उत्तरी भारत में आया तो उसके संस्कृत का तुम गाली दे रहे हो या उसके संस्कृत को नहीं मान रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो बालकों की संस्कृति है और भाषा है उसको जो है एक सुगम रूप में लेना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या सभी गतिविधियां व भाषा गणित की महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा व गणित को क्या माना गया है? सभी गतिविधियों में महत्वपूर्ण माना गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है, यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि त्रिभाषा की वकालत कर। प्रश्न पूछा जाता है एनसीएफ 2005 किस भाषा की बात करता है, तो त्रिभाषा की बात करता है। एक आपका मातृभाषा होता है, एक इंग्लिश होता है और एक अन्य भाषा हो सकता है। इनमें से 4 कौशल की बात करता है, LSRW, ये जीन पियाजे भी दिए थे GLSRW। तो इसमें भी 4 कौशल की प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कौशल नहीं है? तो पहले 4 कौशल को याद कर लो। कौन कौन सा? LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 2 एक्सेप्टिव वाले होते हैं, 2 जो है मतलब 2 ग्रहण करने वाले होते हैं और 2 देने वाले होते हैं। जैसे सुनकर आप ग्रहण करते हो, बोलकर बताते हो, पढ़कर ग्रहण करते हो और लिखकर बताते हो। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जाए जो केवल ज्ञान तक ही सीमित हो। तो सूचना को ज्ञान मानने मतलब हर प्रकार की सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, उसको समझाना है। और आगे है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र क्या होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को ऐसी चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए जिसमें पहले व्यक्ति कोई चीज़ को जैसे आम दिखाओगे फिर आम के बारे में पढ़ाओ, ऐसा होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले वस्तुओं को दिखाओ फिर उसके बारे में बताओ आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना चाहिए, यानी एनसीएफ भी कहता है कि बालकों को जो है सजा नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि संतोष और आनंद से सिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। तो जो सह शैक्षिक कार्यक्रम है, अभी हमने RTE 2009 में पढ़ा SCMC, उसमें इसका हेड कौन सा होता है, तो अभिभावक होता है। एनसीएफ भी कहता है कि जो शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षक है उसमें अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी अभिभावकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। आगे है, विशाल व मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, यानी बच्चों एनसीएफ भी कहता है कि मोटी किताब जो होती है किसका प्रतीक है, असफलता का प्रतीक है। यानी किताबें कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है इतना भर भर बैग सब लोग ले जाते हैं, ये सब मतलब अच्छा नहीं है। छोटे बालक को इतना भार बचपन से ही दे देते हैं कि वो बेचारे का कंधा वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, फिर सब लोग कहते हैं मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। हमारे ज़माने में तो सब लोग कहते थे तुमको साइंस पढ़ना तो साइंस ही पढ़ना है, जबकि बालकों को एनसीएफ कहता है कि स्वयं किताब चुनने का अवसर दिया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य, मतलब समाज में जो चीज़ मान्य है उस चीज़ को मान्य करो, जो अमान्य है उस चीज़ को अमान्य करो। तो इसी चीज़ में पहचान लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक मूल्य कहलाता है। शिक्षक जो होता है एक समाज का दर्पण होता है, तो जिस प्रकार दर्पण में स्वयं को देखा जाता है उसी प्रकार शिक्षक का सारी चीज़ को क्या बच्चे जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो नैतिक मूल्यों को जो है वातावरण देकर, यानी अध्यापक जो है वह सही से हो, वेल मेंटेन हो, ड्रेस हो, गुटखा पानी ये सब ना खाए, क्योंकि बच्चा जो होता है शिक्षक का ही गुण को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर
सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मनोरंजन 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मनोरंजन के आधार पर किसको बढ़ावा दें, तो सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। सौंदर्य बोध मतलब समाज में जो नैतिक मूल्य है उसको उजागर किया जाए, जो समाज के लिए सही है, राष्ट्र हित के लिए जो सही है उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार समय पर पहुंचाया जाए, यानी जैसे TLM का जो प्रयोग किया जाता है शिक्षक को बराबर समय से मिलता रहे ताकि बच्चों को जो है वह अच्छे से पढ़ा सके। जैसे अब इस समय युग आया है टेक्नोलॉजी का, अब टेक्नोलॉजी नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो शिक्षा का स्तर सही बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, यानी नवाचार जो है सही समय पर पहुंचाना चाहिए। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका उस हिसाब से लेवल बनाओ पाठ्यक्रम। अब कोई छोटा बच्चा उसको 20 तक पहाड़ा याद करने के लिए दे दो तो ये चीज़ नहीं है। NCF कहता है जैसा बालक है यानी बालक का मस्तिष्क है उसी हिसाब से जो है पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी पाठ्यचर्या ऐसी ना हो कि केवल जो है मानसिक विकास करे या केवल शारीरिक विकास करे या केवल सामाजिक विकास करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी, वह इतना पैसा कमाती थी, मतलब वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी और वो अच्छी जॉब भी करती थी और फेमस महिला थी। वह अपने हस्बैंड के कारण अपने बच्चों को मार डाली। तो इतना पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा, जो अपने हस्बैंड के कारण अपने बच्चे को ही मार डाली। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा गया बालकों में चहुमुखी विकास करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। समावेशी वातावरण क्या होता है, जिसमें सभी बालक पढ़े, साधारण बालक, विशेष बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालकों का उसमें क्या हो, सम्मिश्रण हो, ताकि वह एक दूसरे के भाषाओं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है बालक वगैरह, वो सुन करके, देख करके, बोल करके ग्रहण करते हैं। तो समावेशी रहेगा तो उसमें हर प्रकार के सांस्कृतिक मिलेगी, हर प्रकार के भाषा मिलेंगे। तो क्लास कैसा होना चाहिए, समावेशी वातावरण का होना चाहिए। NCF 5 विधियों पर जोर देता है। कितने विधि पर, 5। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करके सीखने पर, यानी जो भी पढ़ाया जाए कैसे करके सीखने पर पढ़ाया जाए, यानी प्रैक्टिकली। निरीक्षण विधि मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करते हुए, जैसे गांव में अगर बच्चों को लेकर 1-2 दिन गांव में घूम लो, उसमें वातावरण बता दो, पौधे के बारे में बता दो, इससे मतलब नाली वगैरह ढक के रखना चाहिए, सारी जानकारी दे दो। परीक्षण विधि, इसमें भी ऐसे ही होता है। सामूहिक विधि, यानी जो समूह में, ग्रुप में काम करना सीखें, ग्रुप में पढ़ना सीखें। मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड, ये सारे जो है NCF का 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, कलेक्टिव लॉ और मिक्स्ड मेथड। आगे देखते हैं। NCF 2005 कहता है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी चाहिए बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। और NCF यह कहता है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता होना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर